नमस्कार। आज की हमारी गहरी चर्चा का विषय है मुगल कालीन साहित्य। नमस्कार। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, कुछ स्रोत हैं जो बाबर से लेकर औरंगजेब तक के दौर की अहम किताबों, अहम लेखनों पर रोशनी डालते हैं। जी हाँ। तो हमारा मकसद है इन लेखनों को समझना और ये देखना कि ये उस जमाने के इतिहास, समाज और राजकाज के बारे में क्या बताते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये साहित्यिक यात्रा। हाँ, और ये सफर यकीनन दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये किताबें हमें सिर्फ बादशाहों की कहानी नहीं सुनाती। अच्छा। हाँ, बल्कि कभी-कभी बिल्कुल अलग, यहाँ तक कि आलोचनात्मक नजरिया भी पेश करती है उस युग का। चलिए तो शुरुआत बाबर से करते हैं। कमाल की बात है, जैसा आपने कहा कि उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा लिखी, तुजुक बाबरी। जी, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं। हाँ, बाबरनामा। और तुजुक का मतलब तो यादें या रोजनामचा जैसा हुआ ना। बिल्कुल। और ये उन्होंने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी। अपनी मातृभाषा में। हाँ, शासक का खुद लिखना, वो भी अपनी जुबान में, उस दौर में खास बात थी। इससे हमें उनकी सोच, उनकी जिंदगी की सीधी झलक मिलती है। सही बात है। फिर हुमायूं के दौर में आते हैं। उनकी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। हाँ, और वो भी अकबर के कहने पर। अकबर के कहने पर। हाँ, अच्छा जी। ये इसलिए अहम है क्योंकि ये एक महिला का नजरिया है। इसमें दरबार की बातें तो हैं ही, साथ ही घरेलू और सामाजिक जीवन की भी झलक मिलती है। बाबर को जहर दिए जाने का भी जिक्र है इसमें। अरे वाह, मतलब सिर्फ जंग और सियासत नहीं बल्कि परिवार और समाज की तस्वीर भी। और उस दौर में मिर्जा हैदर दुगलत की तारीख़ रशीदी भी थी शायद। हाँ, वो मध्य एशिया और कश्मीर पर रोशनी डालती है। और खवांद मीर की कानून हुमायूनी भी, जिसमें हुमायूं के नियमों का जिक्र है। अच्छा, अब अकबर के जमाने पर आते हैं। तब तो लगता है जैसे किताबों की बाढ़ ही आ गई थी। हाँ, कह सकते हैं। अबुल फजल का अकबरनामा और खासकर उसका तीसरा हिस्सा आईन अकबरी बहुत मशहूर हैं। हाँ, अकबरनामा और आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी के बारे में थोड़ा और बताइए। आइन मतलब नियम। जी, नियम, कानून, व्यवस्था। ये किताब अकबर के साम्राज्य का पूरा लेखा-जोखा है। एक तरह का गैजेटियर कह लीजिए। प्रशासन, जमीन का बंदोबस्त, अर्थव्यवस्था, समाज, सब कुछ। हाँ, यहाँ तक कि मनसबदारों यानी अधिकारियों की संख्या 66 बताई गई है, सूफी सिलसिले 14, चित्रकार 15, संगीतकार 36, शिल्पकार 28, सबका हिसाब। बाप रे, ये तो पूरा डेटाबेस हुआ उस जमाने का। बिल्कुल। ये दिखाता है कि मुगल साम्राज्य अपने राजकाज को कितनी बारीकी से चलाना और दर्ज करना चाहता था। लेकिन क्या सभी लेखक अकबर की तारीफ ही कर रहे थे या कुछ अलग नजरिया भी था? नहीं, यही तो बात दिलचस्प हो जाती है। निजामुद्दीन अहमद की तबकात-ए-अकबरी को ज्यादा तटस्थ, ज्यादा संतुलित माना जाता है। अच्छा। लेकिन एक और लेखक थे, अब्दुल कादिर बदायूनी। उन्होंने छुपकर मुंतखब-उत-तवारीख लिखी। छुपकर? क्यों? क्योंकि उसमें उन्होंने अकबर की धार्मिक नीतियों की जबरदस्त आलोचना की थी, इतनी कि उन्हें काफिर तक कह दिया। अरे, तो ये किताब तो फिर बहुत बाद में सामने आई होगी। जी हाँ, ये हमें सरकारी सोच से बिल्कुल अलग एक तस्वीर दिखाता है। तो एक ही दौर में सरकारी इतिहास भी और चोरी छुपे लिखी गई आलोचना भी। कमाल है। अच्छा, जहांगीर ने भी अपने परदादा बाबर की तरह आत्मकथा लिखी? हाँ, तुजुके जहांगीरी, ये फारसी में है। उन्होंने अपने शासन के पहले 16 सालों का हाल खुद लिखा। और फिर बाद में उसे मुतमिद खां नाम के दरबारी ने पूरा किया। मुतमिद खां? जी। और इसी मुतमिद खां ने एक और किताब लिखी, इकबाल नामा जहांगीरी। इसमें दरबारी खींचतान और साजिशों का जिक्र मिलता है। अच्छा, दरबार की अंदरूनी बातें। फिर शाहजहां के दौर में क्या हुआ? क्या तब भी इतिहास लिखा गया? बिल्कुल। शाहजहां के काल में पादशाहनामा नाम से सरकारी इतिहास लिखने की परंपरा जारी रही। ये भी कई लोगों ने मिलकर लिखा। जैसे? अमीन कज़वीनी, अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस। लाहौरी का काम सबसे ज्यादा विस्तृत माना जाता है। यह हमें उस दौर का आधिकारिक पक्ष बताते हैं। और कोई खास किताब? हाँ, इनायत खां और सादिक खां ने भी शाहजहांनामा नाम से लिखा। और चंद्रभान की चहार चमन जैसी किताबें प्रशासन के कामकाज पर रोशनी डालती हैं। और फिर आया औरंगजेब का दौर। मैंने सुना है उन्होंने इतिहास लिखने पर रोक लगा दी थी। ये सच है? हाँ, ये बात सही है। अपने शासन के शुरुआती 10 साल का इतिहास आलमगीर नामा मिर्जा मोहम्मद काजिम शिराजी से लिखवाने के बाद उन्होंने सरकारी तौर पर इतिहास लेखन बंद करवा दिया। लेकिन क्यों? कोई खास वजह? वजहें तो कई बताई जाती हैं। शायद वो इसे फिजूल खर्ची मानते थे या अपनी तारीफ पसंद नहीं करते थे। कहना मुश्किल है, लेकिन दिलचस्प ये है कि लिखना पूरी तरह बंद नहीं हुआ। अच्छा,
मतलब रोक के बावजूद लिखा गया। जी हाँ, सकी मुस्तईद खान ने मासरे आलमगीरी लिखी। इसे औरंगजेब की मौत के बाद प्रकाशित किया गया। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने तो इसे मुगल साम्राज्य का गेजेटियर कहा है। मुगल साम्राज्य का गेजेटियर, यानी काफी जानकारी होगी इसमें। बिल्कुल। क्या इस दौर में भी आलोचनात्मक किताबें थीं, जैसे बदायूनी ने अकबर के लिए लिखी थी? हाँ, खफी खां, उन्होंने भी बदायूनी की तरह छुपकर मुंतखब उल लुबाब लिखी। खफी खां, इन्होंने भी आलोचना की। जी, औरंगजेब के शासन की आलोचना है और खास तौर पर उस दौर में फैले भ्रष्टाचार का जिक्र है। ये भी औरंगजेब की मौत के बाद ही सामने आई। तो मतलब सच कहीं ना कहीं बाहर आ ही जाता है, भले ही देर से। और कोई किताबें? हाँ, ईश्वरदास नागर की फुतुहात आलमगीरी राजपूतों से संबंधों पर अहम जानकारी देती है। भीमसेन बुरहानपुरी की नुस्खाए दिलकुशा दक्कन के अभियानों का आंखों देखा हाल बताती है। वो मुगल फौज में क्लर्क थे। आंखों दिखा हाल, वो तो बहुत अहम होता होगा। और एक फतावाए आलमगीरी का भी जिक्र आता है, वो क्या है? हाँ, वो इतिहास नहीं है, वो इस्लामी कानूनों का एक बहुत बड़ा संग्रह था। फतवा मतलब कानूनी राय या हुक्म। अच्छा, कानूनों का संकलन। जी, इसे शेख निज़ाम की निगरानी में कई उलमाओं ने मिलकर तैयार करवाया था, ताकि शासन और न्याय व्यवस्था में, खासकर दीवानी मामलों में, एक रूपता लाई जा सके। समझ गई। तो हमने देखा कि मुगल काल में कितने अलग अलग तरह का साहित्य रचा गया। बिल्कुल, शासकों की अपनी लिखी बातें, मतलब आत्मकथाएं, सरकारी इतिहासकारों के वृत्तांत, फिर आलोचनात्मक नजरिए वाली किताबें, प्रशासनिक दस्तावेज और कानूनी ग्रंथ भी। विविधता कमाल की है। वाकई ये विविधता कमाल की है। शासकों की आवाज से लेकर दबे छुपे विरोध के सुर तक सब कुछ दर्ज है। और यही हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये सारे स्रोत हमें एक ही घटना या दौर को कई नजरियों से देखने में मदद करते हैं। सही कहा। शासकों की अपनी आवाज है, दरबारियों का नजरिया है, और वो आवाजें भी हैं जो शायद उस वक्त खुलकर नहीं बोली जा सकती थी। और यहीं से एक सवाल उठता है, अगर हम आज इनमें से किसी एक तरह के स्रोत को, मान लीजिए सिर्फ सरकारी इतिहास को या फिर सिर्फ आलोचनात्मक लेखों को ज्यादा तवज्जो दें, तो मुगल काल के बारे में हमारी समझ कितनी बदल सकती है, कितनी अधूरी या एक तरफा हो सकती है? ये बहुत अहम सवाल है। हाँ, ये सवाल यकीनन आगे सोचने और खोजने के लिए है। वाक्य है, अगर आपको ये ऑडियो पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप इसे ही और ऑडियो पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।